हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर ध्वनि पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है कविता से लिखा हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, साथ में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको नोटबुक में इनको करना है। तो पहले अब देखिए कविता से में पहला क्वेश्चन है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका आंसर ये है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है, अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है। हमने कविता में पढ़ा भी था कि कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, कवि उत्साह से भरा हुआ है, वह आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है, वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है। चूँकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः वह वसंत की तरह ही युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींच कर हरा भरा कर देना चाहता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, यानी पहले वो कलियां हैं, बंद कलियां हैं, और उनको विकसित यानी खिलता हुआ खिलाने के लिए वो क्या क्या प्रयास करता है। फूलों को, इसका आंसर है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है। फूलों को कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित कर देगा, यानी फूलों को खिला देगा। दूसरे शब्दों में कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है, यानी युवकों को भी वह आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका आंसर है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला हुआ देखना चाहता है। जो काम बसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े हुए युवाओं की प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। तो कविता से में हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, तीनों क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। आगे देखिए कविता से आगे में है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बसंत ऋतु मानी जाती है। इसमें बसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र होती है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। चारों ओर खिले हुए फूल, आम के बोर की मादक महक, कोयल की मधुर कूक, सरसों के फूल इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो कविता से आगे का आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड आप छोड़ दीजिए, सेकंड में होली का निबंध दिया है। तो आप ये भी देखो, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बसंत ऋतु में मुख्यतः अब इसको आधा ही करना है, आगे वाला है ना, किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो होली का निबंध दिया है, होली वाला छोड़ देना। आप याद तो करना है आपको, लेकिन बुक में से याद कर लेना, नोटबुक में मत लिखना। तो आधे क्वेश्चन का ये आंसर लिखना आपको, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बसंत ऋतु में मुख्यतः बसंत पंचमी आती है, अपने स्कूल में मनाते हैं। फिर महाशिवरात्रि भी आती है तथा होली। 3 त्योहार आ गए, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली के त्योहार मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और यज्ञ हवन आदि किया जाता है और इस अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो आपको ये इतना ही करना, आगे होली वाला निबंध है वो मत लिखना, बुक में से ही आप याद कर लेना। फिर है, आगे निकालिए आप, आगे है अनुमान और कल्पना।
अनुमान और कल्पना में फर्स्ट है, कविता की निम्न पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। टूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची है ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो सीधे से पता चल रहा है कि आम के बोर और भंवरे फूलों पर कब मंडराते हैं, होली को कब कौन सी ऋतु में आती है। तो इसे सीधा सा पता चल रहा है कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु में होली का त्योहार मनाया जाता है। आम के वृक्षों में बोर भी आते हैं और जिन पर मंडराते हुए भंवरे का भोजन करण प्रिय होता है। तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। फिर सेकंड नंबर देखिए, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों और पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? फूलों, इसका आंसर है फूलों और पौधों के लंबे जीवन के लिए हम उन्हें पानी से सींचेंगे, समय समय पर खाद डालेंगे, उनकी गुड़ाई करेंगे, फूलों को न तोड़ेंगे और न किसी को तोड़ने देंगे, फूलों और पौधों पर प्यार भरे हाथों से स्पर्श करेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए। इसको आप छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसको छोड़ देना। फिर आप आइए भाषा की बात। भाषा की बात है, भाषा की बात में हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति, यानी हरे हरे एक ही अर्थ है इसका। हरे हरे का मतलब हरा हरा, पुष्प पुष्प मतलब फूल फूल। तो एक ही शब्द एक ही अर्थ में आया है कविता में। हरे हरे ये बात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी पत्तों की विशेषता बताई गई है कि पत्ते हरे हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है कि कर्ता और विशेषण एक वचन में हो और कर्म और क्रिया विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। पहले ऊपर 2 शब्द आए हैं, उसमें तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। और नीचे जो है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। एक बार और सुन लीजिए आप, जहाँ वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे बुक में है 3 बेर खाती, वे 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर और 3 बेर 2 बार आ गया, 2 बार शब्द आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग होगा। 3 बेर का तो मतलब बेर जो खाने का फल होता है वो हो गया। 3 बेर यानी संख्या में 3 बेर, और 3 बेर यानी 3 बार। ठीक है, 2 बार अर्थ आ गया है। जो 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाने लगी है। यहाँ बेर के 2 अर्थ हुए हैं। तो यहाँ ये क्या हुआ है, वाक्य में चमत्कार आ गया है, तो इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। यहाँ आपके यमक अलंकार आया है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, देखो जैसे एक ये हो गया, नीचे और देख लीजिए आप। कनक कनक, कनक कनक से 100 गुनी मादकता देखा है। कनक कनक एक ही शब्द है और 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है। एक कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे का धतूरा। फिर 2 नंबर उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। घटा यानी काली घटा बादल होते हैं ना, और घमंड घटा घटना यानी कम होना। घटा घटा एक ही शब्द है, 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार है। ये
हो गया आपके। फिर क्वेश्चन आप इसको यहाँ से करेंगे। देखो इतना ही क्वेश्चन लिखना है आपको, इतना सारा नोटबुक में नहीं लिखना है। आप केवल इतना ही लिखेंगे कि निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अलंकार वाला टॉपिक है, वो बाद में एक बार अलग से और करवा दूँगी मैं। ये आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है, तो ये इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक अलंकार तो अपना हो गया, यमक अलंकार। और इसमें आप क्वेश्चन इतना ही करेंगे, निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। केवल इतना ही आपको क्वेश्चन भी इतना ही लिखना है, ऊपर वाला इतना बड़ा मत लिखना। भाषा की बात में आपको इतना ही लिखना है, प्रश्न में दिए गए पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग निम्नलिखित है, ठीक है। आप इतना ही क्वेश्चन लिख करके और फिर आंसर लिखेंगे। जैसे पहला है बातों बातों में, बातों बातों में सोहन ने अपना भेद स्वयं खोल दिया, ठीक है। रह रहकर, सड़क पर खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया रह रहकर सुबकने लगी। लाल लाल, मैं कल बाजार से ताजे और लाल लाल टमाटर खरीद कर लाई। सुबह सुबह, सुबह सुबह उठकर व्यायाम करने से मस्तिष्क दिन भर तरोताजा रहता है। 5 नंबर पर है रातों रात। कर्फ्यू लगने की खबर सुनकर लोगों ने रातों रात अपनी ज़रूरत का सामान खरीदकर घर में रख लिया। घड़ी घड़ी, पढ़ते समय भी मोहन घड़ी घड़ी बाहर की ओर ताकता रहता है। घड़ी घड़ी यानी बार बार बाहर देखता रहता है। तो ये आपको क्वेश्चन कितना करना है, भाषा की बात में केवल इतना ही है। जो वाक्य में प्रयोग दिए हुए हैं 6, वही लिखने हैं। ऊपर वो छोटा सा क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग निम्नलिखित है, और फिर ये 6 आप और इनका वाक्य में प्रयोग लिख देंगे। इतना ही आपको करना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात। तो यहाँ क्या है, कोमल गात, गात मतलब शरीर। तो ये शब्द कोमल क्या है, शरीर की विशेषता बता रहा है कि शरीर कैसा है, कोमल। मृदुल बसंत, मधुर। बसंत की विशेषता क्या है कि वो मधुर है। हरे हरे ये पात, पत्तों की विशेषता क्या है, वो हरे हैं। तो जो शब्द विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो ऊपर गात, बसंत, पात, ये शब्द विशेष्य हैं। गात, बसंत और पात, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य हैं। और जो शब्द इनकी विशेषता बतला रहे हैं जैसे कोमल, मृदुल, हरे हरे, ये विशेषण शब्द हैं। हिंदी विशेषणों में सामान्यतः 4 प्रकार के माने गए। तो आगे हिंदी विशेषणों में सामान्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये वैसे मैंने संज्ञा वाले टॉपिक में, उसमें विशेषण वाले टॉपिक में आपको करवा दिया है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। जैसे गुणवाचक विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है तो उसके गुणों के बारे में पता चल रहा है, वह बुरा व्यक्ति है तो दोषों के बारे में पता चल रहा है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के नाप तोल का बोध कराएं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, कुछ मीटर कपड़ा, कपड़े की माप करिए, 10 बीघा ज़मीन। तो ये नाप तोल के बारे में बता रहे हैं। इसमें भी 2 भेद हैं, एक तो निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित में तो जो निश्चित नाप तोल का बोध कराए, जैसे 2 किलो दूध, 10 बीघा ज़मीन, और जैसे 100 रुपये तो सॉरी संख्यावाचक में आ जाएगा। तो 10 बीघा ज़मीन पता चल रहा है, 2 किलो आलू, तो इसे भी पता चल रहा है जो निश्चित हो 1 लीटर दूध। और अनिश्चित में जैसे कुछ चाय पत्ती देना, तो कुछ का कुछ पता नहीं चल रहा है भी कितना आपको देना है। जहाँ अनिश्चित हो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ निश्चित माप तोल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण। उसमें तो परिमाण में क्या है, माप तोल के बारे में, जैसे किलो है, मीटर है, किलोमीटर है, वो वाले आ जाएंगे। और संख्यावाचक में संख्या का बोध हो, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के,
कुछ लोग, तो इनसे पता चल रहा है कि संख्या है ये, निश्चित हो। दूसरा घर, तीसरा घर, तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित है। जैसे मेरे पास 5 चौक हैं, तो 5 से पता चल रहा है 5 है। मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे में पता नहीं है संख्या कि कितनी है, तो ये अनिश्चित है। जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित, और अनिश्चित संख्या का बोध कराए वो अनिश्चित। फिर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में ये होता है कि जो सार्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो यह शब्द पुस्तक शब्द क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या लग गया? यह सर्वनाम शब्द है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, तो यह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है और सर्वनाम पहले आ गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वैसे ये उसमें मैंने करवा दिया है, तो इसको इसमें नोटबुक में ये वाला मत करना। ऊपर वाला फर्स्ट नंबर भाषा की बात में एक कर लिया आपने, जो 6 मैंने बताए हैं ऊपर वो, और 2 नंबर वाला मत करना, छोड़ देना आप। फिर है कुछ करने को। कुछ करने को में है बसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। ये आप छोड़ देना, इसमें है कविता है, पढ़ लेना आप, नोटबुक में मत लिखना इसको। फिर है शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग अलग तरह की जानकारियाँ भी मिल सकती हैं, उन्हें भी अपनी कॉपी में लिखिए। तो शब्दकोश में वसंत के अर्थ देख लिया आप। पहला है ऋतुराज, यानी ऋतुओं का राजा कहते हैं वसंत को। फिर है ख पे 6 ऋतुओं में से एक ऋतु, ये भी इसकी विशेषता है, इसका अर्थ भी है। कामदेव का देव रूप में सहचर, ये भी है, और एक राग का नाम भी है। ये तो वसंत के अलग अलग अर्थ हैं। फिर अन्य जानकारियों में देख लीजिए, वसंत पंचमी, ये माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। 2 नंबर पर है वसंती रंग, त्याग तथा शौर्य का प्रतीक रंग। फिर 3 नंबर पर है वसंत कोशी, कोकिल। वसंत कोशी यानी वसंत ऋतु में जो बोलती है, गाती है, कोकिल यानी कोयल। वसंतोत्सव वसंत यात्रा को कहा जाता है। वसंत महोत्सव होलिका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वसंत सखा किसको कहते हैं? कामदेव को। तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नोटबुक में मैंने आपको बता दिया कितने आपको नोटबुक में करने हैं और कितने नहीं करने हैं। तो आपको करना है इसमें कुछ करने को में दूसरा ही करना है केवल, ठीक है। तो अब आप जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो नोटबुक में लिखेंगे भी, और आप 2 भाग कर लेना आपकी नोटबुक अगर मोटी है तो, एक में व्याकरण और एक में आपके ये वसंत वाले लेसन करेंगे आप। अगर पतली है तो अलग अलग नोटबुक भी डाल सकते हैं, और आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। ये मत सोचना आप काम नहीं करेंगे, काम आप करेंगे। ये आपको अगर मान लो ये है, इसको 2 दिन मिल जाएंगे, आगे वाला लेसन पढ़ाऊँगी और फिर उसका दूँगी, इतने में आप इसको नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।